हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करेंगे। जो एडिटोरियल का जो पेज आता है उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी एंटी कन्वर्जन लॉज ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, अभी उत्तर प्रदेश में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर डिसाइड की गई थी जिनके ऊपर विवाद चल रहा है। देखो, इस ऑर्डिनेंस में बात की गई थी जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको अपना धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले डीएम को ये लिख करके देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा कि वो धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसको 1 महीने के पहले 1 महीने एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा डीएम को। अब डीएम क्या करेगा? डीएम उसकी एक पुलिस इंक्वायरी करवाएगा, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाएगा कि वो जो धर्म परिवर्तन जो कर रहा है और जो करवा रहा है वो सही तरीके से है कि नहीं है, या किसी को फ्रॉड में लालच दे करके या प्रेशर क्रिएट करवा करके किसी का धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाया जा रहा है। अब क्या होगा? अगर पहले कन्वर्जन हो चुका है तो जो व्यक्ति जिसका कन्वर्जन हो चुका है उसको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा डीएम को 60 दिन के अंदर। मानो आज किसी ने धर्म परिवर्तन अपना कन्वर्जन करवाया और उस 60 दिन के अंदर उसको क्या करना होगा? अगले 60 दिन के अंदर एक नोटिस, एक डिक्लेरेशन सबमिट करवाना होगा डीएम के पास में, ताकि उस बात पे ऑब्जेक्शन देखे जा सके कि उसका गलती से या फिर प्रेशर क्रिएट करवा के धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाया गया है। अब जो कन्वर्टेड लोग है ना, वो क्या होंगे? वो डीएम के सामने प्रस्तुत होंगे। जिनको कन्वर्जन जिनका करवाया गया है वे व्यक्ति डीएम के सामने आएंगे और कंफर्म करेंगे। कैसे? अपनी आइडेंटिटी और अपनी डिटेल्स बता करके कंफर्म करेंगे कि वो ही व्यक्ति हैं, वो ही व्यक्ति हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया है। अब अगर डिफॉल्ट किया जाता है, अगर प्रेशर क्रिएट करवा करके किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो जो कन्वर्टर है जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है उसको 1 से 5 साल तक की क्या होगी? सजा होगी। और जो व्यक्ति अगर इन लॉ का वायलेशन होता है तो 6 महीने से 3 साल की क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट होगी। जिसका क्या करवाया गया है? धर्म परिवर्तन करवाया गया है। और जो धर्म परिवर्तन करवाएगा उसको 1 से 5 साल की। ये था ऑर्डिनेंस। यूपी में एक ऑर्डिनेंस आया जिसको बाद में लॉ बना दिया गया। अब उसके ऊपर हो रही है परेशानी। अब उस प्रूफ का, मान लो किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो गया और अगर ऐसा लगता है कि फोर्स से हुआ है, फ्रॉड से हुआ है, या फिर शादी करने के लिए किसी का धर्म परिवर्तन करवाया गया है, और अगर ऐसी चीजें क्या हो जाती है? मिल जाती हैं, तो ऐसी अगर शादियां हो रही है ना, उनको क्या कर दिया जाएगा? वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये जो ऑर्डिनेंस, ये जो लॉ बना है यूपी में, इसके अंदर जो भी ऑफेंस होंगे, जो भी क्राइम होंगे, वो नॉन बेलेबल होंगे। ऐसा इस ऑर्डिनेंस में बोला गया था। अब इसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पिटीशन दायर की गई है, उसमें बोला गया है कि सबसे हॉरिफाइंग मूव चल रहा है। लोगों को शादियों के बीच से उठाया जा रहा है और ऐसा उनसे इस बात का प्रूफ मांगा जा रहा है कि कहीं फ्रॉड से उनकी शादी तो नहीं हो रही है, कहीं कन्वर्जन करवा करके उनकी शादी तो नहीं हो रही है। स्पेशली जो ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था ना, वो एक धर्म से दूसरे धर्म में जो लोग जो शादियां करते हैं उनको रोकने के लिए स्पेशली ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था। तो ये सारे उसमें क्राइटेरिया थे। अगर इनका वायलेशन होता है, इनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, तो क्या होगा? उनके ऊपर जो केस है वो चलाया जाएगा। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार क्या दिया गया है? राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू लिबर्टी। हर व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग अपना पार्टनर चुनने का, अपनी शादी करने का हक है, और ये किसी एडल्ट की प्राइवेसी है, कोई भी इसका हनन नहीं कर सकता है। तो इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई है उसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी इस लॉ के ऊपर क्या ले? संज्ञान ले। 2018 में सेम इसी तरीके का कहां पर? उत्तराखंड में भी लॉ पास हुआ था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018। उसी के अकॉर्डिंग भी ऐसे काम किए जा रहे हैं। और अब एमपी में भी, मध्य प्रदेश में भी सेम इसी तरीके का क्या किया गया है? सेम इसी तरीके का लॉ पास किया गया है कि अगर
आप प्रेशर क्रिएट करवा करके किसी का या लालच दे करके किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हो तो ये केस, ये जो क्राइम है वो नॉन बेलेबल होगा और स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उस व्यक्ति के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान मांगा गया है इस लॉ के अंडर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से बात की है और उसमें बोला है कि नो प्रोग्रेस इन टॉक्स विद फार्मर्स। मतलब जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 जो लॉ बनाए गए हैं सेंटर के द्वारा उनको रिपील करने के लिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मतलब रेगुलर करने के लिए उसको लॉ बनाया जाए कि लॉ के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि कोई भी फ्यूचर में एमएसपी को कोई भी किसानों से नहीं छीन सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या कोई जो टास्क जो रेगुलर चल रही थी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं निकली है क्या? तो सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि रेगुलर जो मीटिंग चल रही है उसमें कुछ कुछ मुद्दों पर तो दोनों के बीच में सुलह बनी है। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है अटॉर्नी जनरल। देखो, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड 3 से 4 स्टेटमेंट आपको दे देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन से गलत है। 2-3 स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल होता कौन है, कौन इसको अपॉइंट करता है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट का अगर चीफ लीगल एडवाइजर की बात करें ना तो वो होता है अटॉर्नी जनरल। एक तरीके से अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई वकील, कोई एडवोकेट होता है तो वो होता है अटॉर्नी जनरल। जब भी कोर्ट में गवर्नमेंट को प्रस्तुत होना है तो गवर्नमेंट तो जाती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो जाएगी नहीं कि नरेंद्र मोदी उनका पूरा कैबिनेट जा रहा है अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए कि हमने ये जो लॉ बनाए हैं, कुछ भी बनाया है जिसके खिलाफ कंट्रोवर्सी चल रही है, हमने क्यों बनाए हैं। तो उनकी तरफ से जो व्यक्ति जाता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ का वकील, एडवोकेट। देखो, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है और यूनियन कैबिनेट की जो एडवाइस होती है, हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसकी एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है और आर्टिकल 76 सब क्लोज 1 के तहत उनको अपॉइंट किया जाता है। वर्तमान समय में के वेणुगोपाल हमारे कौन है, जो अटॉर्नी जनरल है। इससे पहले भी के वेणुगोपाल ही थे और अभी इनको दोबारा री अपॉइंट किया गया है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। अब अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्या वो होनी चाहिए, क्या क्या आप में विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखो, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो भी अटॉर्नी जनरल जिसको भी बनाया जाए। दूसरा, जो जिसको अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए मतलब सारी विशेषताएं होनी चाहिए कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके। अब क्या क्या होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? कोई व्यक्ति जिसने 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज का काम किया है या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक किसी वकील का काम किया है, या फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नजर में एक एमिनेंट जूरिस्ट हो। अगर ये सारी क्वालिटीज हैं तो उस व्यक्ति को बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है उसी को नियुक्त किया जाता है अटॉर्नी जनरल के रूप में। अब देखो, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो मेन होता है, उसके अंडर जो काम करते हैं, जो उसको असिस्ट करते हैं, एक होता है सॉलिसिटर जनरल, वो इस समय है तुषार मेहता, और 4 होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये हमने डिस्कस किया अटॉर्नी जनरल के बारे में और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है उसमें ये बोला गया है कि यूजिंग गॉड्स नेम टू सेल आर्टिकल इलीगल। अगर भगवान के नाम पर आप किसी भी आर्टिकल को बेच रहे हो, किसी भी चीज को बेच रहे हो, किसी वस्तु को बेच रहे हो तो ये है इलीगल। बॉम्बे का हाई कोर्ट है, उसकी एक बेंच है औरंगाबाद बेंच, उसने ये डिक्लेरेशन किया है कि अगर किसी आर्टिकल को आप एडवर्टाइजमेंट उसका कर रहे हो और भगवान के नाम पर उसको बेच रहे हो तो ये होगा इलीगल। ये किसके अंदर आता है? ये चीज आती है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेज एंड ब्लैक मैजिक एक्ट। देखो, एक पिटीशन दायर की थी 2015 में एक टीचर ने, उसने ये बोला था कि जो टेली कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, टीवी चैनल्स पर आती हैं, जैसे वो हनुमान यंत्र बेच रही हैं और बहुत सारे सिंगर्स या बहुत सारे सेलिब्रिटी आकर भी उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये किसी सिद्धि बाबा ने यंत्र बनाया है और
ये 24 कैरेट का है, इसकी जो मूल्य है वो 4900 रुपए है, 24 कैरेट गोल्ड का है। और इस यंत्र से मुझे काफ़ी क्या मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, काफ़ी सिद्धि मिली है। और इस तरीके से फिर सेम कंपनी आती है, अपनी कंपनी का नाम चेंज करती है और जो गॉड हैं, बाबा हैं, उनका नाम चेंज करती है। जैसे पहले भगवान हनुमान जी के नाम पर बेच रहे थे, फिर भगवान शिव के नाम पर आकर के वो यंत्र बेचने लग जाते हैं। तो जो हमारे जो कोर्ट है ना, उन्होंने ये कहा है कि देखो, हमारे यहाँ पर महात्मा फुले और बाबा साहिब अंबेडकर जैसे रिफॉर्मिस्ट हमारे यहाँ पर इस धरती पर जन्म हुए और उन्हें इविल प्रैक्टिसेज को रिमूव करने के लिए काम किया था। और लोग तो फिर से सुपरस्टिशन को फैलाने का काम कर रहे हैं। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर सभी को स्टेट में सभी को बेसिक जो एजुकेशन है वो अवेलेबल हो तो इन चीजों से क्या सही तरीके से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो हमारे रिपब्लिक डे को लेकर के है। रिपब्लिक डे सिक्योरिटी मीट फैक्टर्स इन फार्म स्टेट। देखो, दिल्ली चारों तरफ से फार्मर्स के द्वारा घिरी हुई है, तो 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होने वाला है उसके लिए दिल्ली पुलिस और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है और उसमें डिस्कस किया गया है कि रिपब्लिक डे परेड के लिए कैसी अरेंजमेंट होनी चाहिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी राय रखी है। सबसे पहली बात यह है कि हर साल रिपब्लिक डे परेड को सेलिब्रेट करने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन इस समय कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए 25,000 लोग ही क्या होंगे, इकट्ठे होंगे और 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो अपना टिकट बुक करवाना चाहता है उसको आईडी प्रूफ के साथ में जाना होगा। और जब 26 जनवरी की आप एनक्लोजर में एंट्री लोगे, 26 जनवरी के जो सेलिब्रेशन है उसमें एंट्री लोगे, उससे समय भी आपके पास में आईडी होना चाहिए। सेम इसी तरीके का हुआ था, कब हुआ था, जब पिछले साल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, उस समय भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे सिक्योरिटी पर्सनल को। कोई भी व्यक्ति अपनी जैकेट बंद करके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि हो सकता था कि जैकेट में जो हमारी सरकार है उसके खिलाफ कुछ नारे लिखे हों और फिर बाद में उनको क्या गिरे, वहां पर वो उसको पहन करके चले जाएं और फिर विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जाए। तो लोगों से अपील की गई थी कि आप अपनी क्या करो, जैकेट को खोल करके आओ। सेम इसी तरीके का बोला गया है कि आप आईडी के साथ ही आईडी प्रूफ नेसेसरी होगा जब भी आप इस सेलिब्रेशन में आओगे। दूसरा, कुछ लोगों ने बोला है कि दिल्ली के जो लोग हैं उन्हीं को एंट्री दी जाए या बाहर से आने वाले लोगों की भी एंट्री होगी। तो आने वाली जो मीटिंग है उनमें ये सेलिब्रेशन के बारे में जो भी सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उन सबको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा ये बोला गया है कि न्यू दिल्ली का जो परेड वाला एरिया है वहां पर 40,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल को इंप्लीमेंट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि जो परेड जो सेलिब्रेशन है उसमें कोई भी डिसरप्शन ना हो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो कर्नाटका से लेकर के है। कर्नाटका में फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर न्यू अनुभवा मंतपा। इसके लिए क्या रखा गया है, न्यू अनुभव मंतपा के लिए फाउंडेशन रखा गया है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा, उन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन रखा है। कहां पर रखा है, बसवा कल्याण एक जगह है वहां पर रखा है। इस बसवा कल्याण जगह में 12वीं सदी के पोइट और फिलोसोफर बसवेश्वरा यहाँ पर अपनी जिंदगी के बहुत समय उन्होंने गुजारे थे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए 500 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगेंगे। 2 साल लगभग समय लगेगा और 7.5 एकड़ एरिया ये कवर करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो देखो, इस आर्टिकल में ये जो बसवेश्वरा जो 12th सेंचुरी के पोइट और फिलोसोफर हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो अनुभव मंतपा है ना, इसके बारे में आप बोल सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की अगर फर्स्ट पार्लियामेंट की बात करें तो इसी को रेफर किया जाता है कि 12th सेंचुरी में जो अनुभव मंतपा थी वो ही पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट पार्लियामेंट थी। यहाँ पर क्या होता था कि फिलोसोफर्स और सोशल रिफॉर्मर्स यहाँ पर आते थे और डिबेट्स करते थे।
पार्लियामेंट में भी तो यही होता है ना, कोई भी कानून होता है, कोई भी चीज होती है, उसके ऊपर डिबेट होता है और सबकी सहमति लेकर के फिर उस लॉ को पास किया जाता है। ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसमें कल्याण चालुक्य स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो अनुभव मंतवा के बारे में हमें पता होना चाहिए, और दूसरा ये जो बसवेश्वरा 12th सेंचुरी के जो पोइट और फिलोसोफर, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। देखो जीएस फर्स्ट जो होता है उसमें जब आप हिस्ट्री की आप बात करते हो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और प्रीलिम्स में, ये तो मेंस की बात की हमने, जीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, उसमें जब हिस्ट्री की बात आती है तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है कि वर्तमान के पार्लियामेंट का और उस समय का जो अनुभव मंतवा 12th सेंचुरी का जो पार्लियामेंट है उसमें क्या कंपैरिजन था, क्या दोनों में सिमिलरिटीज थी, उनको लेकर के। इसके अलावा प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकता है बसवेश्वरा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उनको पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो देखो, एवियन इन्फ्लुएंजा चल रहा है और इसको लेकर के पूरे इंडिया में 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरला। इन 4 स्टेट्स में 12 एपिसेंटर बनाए गए हैं। जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है वहां पर क्रो जो है, कौवे जो हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स है वो हो रहे हैं, और केरला में जो पोल्ट्री और डक्स सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो अभी तक तो देखो एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से, बर्ड फ्लू की वजह से कोई भी मैन इफेक्ट हो, इसके ऊपर अभी भी कोई भी रिसर्च, कोई भी स्टडी सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसा आर्टिकल में बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करना होगा ताकि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वैक्सीन अप्रूवल को लेकर के है। क्रिटिसिज्म ऑफ वैक्सीन अप्रूवल कंटिन्यूज। देखो हमारे यहाँ पर जो डीसीजीआई है, डीसीजीआई वीजी सोमानी, उन्होंने 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। पहले दिया एसआईआई का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड को, और अब बाद में दिया भारत बायोटेक के द्वारा जो हमारे इंडिजिनस, हमारी इंडिया कंट्री के द्वारा जो बनाई गई है कोवैक्सीन को। तो देखो रेगुलर इसका क्रिटिसिज्म चल रहा है, बोला ये जा रहा है कि कोविशील्ड ने फेज 1 और फेज 2 के अपने ट्रायल के जो डाटा है वो सबमिट किए थे, और फेज 3 के जो डाटा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका कॉन्ट्रैक्ट है यूके की कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ में। तो एस्ट्राजेनेका ने जो यूके में और ब्राजील में जो अपने फेज 3 का जो ट्रायल किया था उसी को सबमिट करवा दिया है कोविशील्ड के लिए। तो अपना खुद का फेज 3 ट्रायल उन्होंने किया ही नहीं कि इंडिया में वो कितनी कारगर है वैक्सीन, उसका कोई डाटा नहीं सबमिट करवाया है। दूसरी अगर हम बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन का तो जो फेज 3 का जो ट्रायल है ना वो स्टार्ट ही नवंबर 2020 में हुआ है, अभी तक तो उनका रिजल्ट ही सामने नहीं आया गया है। तो ये क्रिटिसिज्म चल रहा है कि बिना कोई ढंग से आपने अप्रूवल ही नहीं दिया है। इससे तो जो कोविड की वजह से जो लोगों में एक अप्रीहेंशन है, जो फियर है, वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जो हेजिटेंसी जो क्रिएट हो रही है लोगों में कि हमें तो जो वैक्सीन है उसको यूज़ ही नहीं करवाना है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि जो भी वैक्सीन आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हो उनको ढंग से क्या किया जाए, ढंग से उनके सारे डाटा होने के बाद ही उनको अप्रूवल दिया जाए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, साइंस पॉलिसी टू बूस्ट जनरल एक्सेस। देखो साइंस पॉलिसी बनाई गई है, द प्रपोज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, हमारे इंडिया के जो ओल्ड रिसर्चर्स हैं ना, उनके जो रिसर्च है उनको टॉप इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनमें बिना किसी कॉस्ट के वो अपने रिसर्च को पब्लिश कर पाएंगे। देखो अभी तक तो इन इंटरनेशनल जर्नल्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1500 करोड़ एनुअली है, और इनको सब्सक्राइब करना इतना आसान नहीं है। इंडिविजुअल कोई व्यक्ति इनको सब्सक्राइब नहीं कर सकता है, और जो फर्म्स होती हैं वो भी, और जो इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी इसको सहन नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा इनकी कॉस्ट है उनकी सब्सक्रिप्शन की। तो अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए काम किया है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए पे करेगी ताकि हमारे जो वर्ल्ड है उसमें
जो टॉप जर्नल्स हैं उसमें हमारे इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं उनके रिसर्च पब्लिश हो सके, क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो टेक्नोलॉजी का है। और टेक्नोलॉजी के साथ में जो अगर हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, पूरे वर्ल्ड में हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनकी नॉलेज को दिखाना होगा, तो इसके लिए एक ही काम है कि हमारे यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उनकी रिसर्च पब्लिश हो, ताकि लोगों के संज्ञान में ये बात आए कि इंडिया जो देश है वो रिसर्च में काफ़ी इन्वेस्ट करता है। और आने वाले बजट में ये घोषणा भी की गई है कि रिसर्च वाले एरिया में बहुत ज़्यादा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले एरिया में काफ़ी इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है जो हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट हैं उनके लिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस की। ओके, थैंक यू।